टेक का भी और एज्योर एडमिन का भी। तो मैं कोर पार्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कस्टमाइजेशन की बात आती है तो वर्चुअल नेटवर्क की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे पास है देखो 4 लेसन्स: कॉन्फ़िगरिंग वीनेट, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, एज ऑफ फायरवॉल, कॉन्फ़िगरिंग डीएनएस। तो पहले मैं दिखाता हूँ कॉन्फ़िगरिंग वर्चुअल नेटवर्क। जब वर्चुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो ये वर्चुअल नेटवर्क क्या है, अगर हम अपने ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर की बात करें तो ऑन प्रेम डेटा सेंटर में बेसिकली क्या होता है, अगर मुझे कोई डेटा सेंटर बिल्ड करना है तो मैं सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करूंगा? अगर डेटा सेंटर अपना बनाना, सबसे पहले कैसे डिजाइन करेंगे अपने स्टार्ट? डेटा सेंटर कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स ना, इक्विपमेंट है, आपके स्विचेस हैं, फायरवॉल है, इंटरनेट है, तो बेसिकली होता है क्या कि सर्वर्स जब हैं, क्लाइंट्स हैं, तो हाँ डेटा हाँ सेंटर कंसिस्ट है। हाँ, तो डेटा सेंटर अपने को बनाना है तो इक्विपमेंट्स हम एक बार छोड़ देंगे। जो सबसे इनिशियल लेवल की जो डिजाइनिंग होती है वो स्टार्ट होती है नेटवर्क से। आउटसाइड ठीक, नेटवर्क, डीएमसी, इंटरनल तो नेटवर्क। सबसे पहले मैं डिजाइन करता हूँ कि मैं कौन सा नेटवर्क यूज करने वाला हूँ अपने डेटा सेंटर के अंदर। सो लेट्स अज्यूम 192.168.1.0/16 ये नेटवर्क विद दिस CIDR मेरा डेटा सेंटर का नेटवर्क है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि मेरे डेटा सेंटर में डिपार्टमेंट्स कितने होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक प्रॉड डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, एक मेरे पास है डेव एंड टेस्ट, एक मेरे पास है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, एक मेरे पास है सेल्स डिपार्टमेंट। तो अज्यूम कर लेते हैं कि इतने डिपार्टमेंट हमारे पास डेटा सेंटर में है। तो ये नेटवर्क जो मैं डेटा सेंटर में यूज करने वाला हूँ, अब इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किसमें, सबनेट्स में, सेगमेंट्स में कर दूंगा इसको मैं डिवाइड, जिसको हम बोलते हैं सबनेट्स। तो इनके सबनेट्स बनाऊंगा और हर डिपार्टमेंट को दे दूंगा। ठीक, बेनिफिट क्या होगा उससे? सिक्योर हो जाता है, ईच ईच हाँ, डिपार्टमेंट विल बी सिक्योर, वीलैन के थ्रू सारे होगा ना, डिपार्टमेंट जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। वो इसलिए सिक्योर हो जाएंगे क्योंकि अब आइसोलेट हो जाएंगे। तो प्रोडक्शन जो है वो एक आइसोलेटेड। आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बन जाएगा, डेवन टेस्ट जो है वो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बन जाएगा, लॉजिस्टिक एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो विद इन द डिपार्टमेंट रिसोर्सेज वुड बी एबल टू कम्युनिकेट, बट अक्रॉस द डिपार्टमेंट देयर वुड बी नो कम्युनिकेशन। ठीक, ये चीज हो जाएगी। तो पहले, सबसे पहले जब भी कोई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं, या मैं डेटा सेंटर की बात करूंगा, तो पहला जो कंपोनेंट हम डिजाइन करते हैं डेटा सेंटर का नेटवर्क, जिसको हम डिजाइन करते हैं। ठीक, ये तो क्या ऑन प्रोमाइस की बात। अगर यही काम अपने को अब क्लाउड के ऊपर करना है, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आइसोलेटेड होने चाहिए कंप्लायंस के लिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि एक जो प्रोजेक्ट हो दूसरे प्रोजेक्ट से कम्युनिकेट ना करे। ये मेरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए सिमिलर टू योर ऑन प्रोमाइस डेटा सेंटर, व्हाट यू विल डू, यू विल डिजाइन वीनेट। वीनेट को हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एज वेल, VPC। वर्चुअल मतलब वर्चुअल है क्योंकि हम अपने डेटा सेंटर पे कर नहीं रहे, क्लाउड पे कर रहे हैं, एक सर्विस है, तो इसलिए वर्चुअल होगा। दूसरा प्राइवेट का मतलब क्या होगा, अब इसके अंदर जो आईना ने जो IFC के अकॉर्डिंग, RFC के अकॉर्डिंग जो रेंज डिफाइन कर रखी है लैन के लिए, 10.0.0.0, 172.16.0.0, 192.168.0.0, इन रेंजेस को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट आईपी एड्रेस, इनको बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, है ना। तो इन प्राइवेट रेंजेस को आप यूज कर सकते हो, अपना खुद का क्लाउड डिफाइन कर सकते हो, जिसको बोलते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और इसको बोलते हैं वीनेट, वर्चुअल नेटवर्क, एजोर के अंदर। तो आप अपना एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बना लो, एक वीनेट बनाओ पहले, उसके अंदर सबनेट्स बना लो और उसमें अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर लो। ठीक, तो आपका क्या होगा, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट हो जाएगा। अगर आप दूसरी वीनेट बनाओगे तो उसको कोई डिफरेंट रेंज दोगे, और उस डिफरेंट रेंज के लिए आप डिफरेंट सबनेट्स बनाओगे, और वो आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा इन बिटवीन वीनेट्स। सो अक्रॉस द वीनेट कोई कम्युनिकेशन नहीं होता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क रेंज ही चेंज हो जाएगी। और बाद में जब ये वीनेट बन गई, रिसोर्स डिप्लॉय हो गया, हो सकता है आपको हाइब्रिड कनेक्टिविटी इनेबल करनी है। आपके पास ऑलरेडी डेटा सेंटर है, वहां पे आपका ऑलरेडी सेटअप चल रहा है, और अब आपको आपका डेटा सेंटर जो है वो एक्सटेंड करना है क्लाउड के ऊपर। तो क्लाउड पे भी आपने डिप्लॉयमेंट की हुई है, और जो कि आपको कनेक्ट करनी है के साथ। कोई एग्जांपल है आपके पास कि हाइब्रिड जो क्लाउड है वो कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं?
किस सिनेरियो हाँ, में यूज कर सकते हैं? जैसे मेरा ही नेटवर्क है, मतलब मेरे ऑफिस का नेटवर्क है, हमारा ऑन प्रेम है, और फिर हमने एक डीआर साइट बनाई है इसके ऊपर, एज्योर के ऊपर। हम्म। तो तो ऑन अब प्रेम हम, प्लस हाँ, एज्योर बोथ। आप वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अभी मेरा डेटा सेंटर चल रहा था, ठीक है, डेटा सेंटर के अंदर सब कुछ सेटअप चल रहा है, तो एज पर द कंप्लायंस रूल, compliance states that you need to create secondary site on cloud. So if there would be any disaster to your data center, you would be able to do failover to cloud, your same infrastructure, ठीक है? तो उसके लिए क्या होगा, अपने को क्लाउड चाहिए होगा, क्लाउड के अंदर हमारा सेम सेटअप चाहिए होगा, रेप्लिकेशन होगा, ठीक, और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेप्लिकेट होगा क्लाउड के ऊपर। जैसे ही मेरा ऑन प्रोमाइस डेटा सेंटर, जस्ट बिकॉज आईपी एड्रेस, नेटवर्क, कोई भी डिजास्टर होता है जिसकी वजह से ये डाउन हो जाता है, तो मैं क्या होगा, फेल ओवर कर दूंगा कहाँ पे, क्लाउड के ऊपर, और मेरी एप्लीकेशन जो है वो अप हो जाएगी। यही यही चीज है सुरेंद्र जी। या ठीक। बट जब हम डीआर कॉन्फ़िगर करते हैं तो डीआर में दो टर्म्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? अब ये सब मैं चीजें और डीप में क्यों जा रहा हूँ, वो इसलिए जा रहा हूँ कि आप लोगों को एकदम प्रॉपर पिक्चर क्लियर हो अप टू आर्किटेक्ट लेवल पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? तो अगर मैं डीआर कॉन्फ़िगर करता हूँ तो उसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, आरटीओ एंड आरपीओ। क्या होता है ये? अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा डेटा सेंटर यहाँ पे डाउन हो गया तो ये इमीडिएटली, ये वो क्लाउड वाला जो सेटअप है ये अप हो जाएगा। इमीडिएटली तो अप होगा नहीं, कुछ टाइम लेगा ना। हाँ, टर्न अराउंड टाइम जो होता है इसका आपका। हाँ हाँ, वही चीज, वही टाइम, उसी टाइम को हम डिफाइन करते हैं इस चीज से, आरटीओ एंड आरपीओ से। आरटीओ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट टाइम ऑब्जेक्टिव, और आरपीओ होता है रिक्वेस्ट Recovery टाइम, time रिक्वेस्ट objectives. पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना? तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको, जैसे सपोज करो अभी मेरा जो सेटअप था वो 11:30 पे ऑफ हो गया, डाउन हो गया, ठीक, तो मैंने क्या क्या फेल ओवर कर दिया, तो फेल ओवर ने लिया सपोज करो 15 मिनट, तो ये 11:45 पे अप हो गया फिर से, कहाँ पे, क्लाउड के ऊपर। तो इट मीन इसने कितना ड्यूरेशन लिया, इसने लिए 15 मिनट, ठीक, तो अप होने में। तो ये 15 मिनट क्या होंगे, ये आरटी हो जाएंगे, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक। उसके बाद इस 15 मिनट के अंदर क्या होगा, डेटा लॉस होगा। अब लोग तो डेटा सेंड कर रहे हैं ना, लोगों को थोड़ा पता है कि भाई मैं ये सर्विस डाउन हो चुकी है, तो उधर से इस ड्यूरेशन के बीच में क्या हो जाएगा, डेटा लॉस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। व्हाट इट डज मीन, इट मींस अब ये 15 मिनट का डेटा जो है वो मुझे रिकवर करना है, इतना डेटा होगा ही होगा इस सिनेरियो के अंदर। तो बेसिकली जो डीआर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, डिजास्टर रिकवरी हम कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें अब डिपेंड करता है कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो कितनी क्रिटिकल है, सो उसके अकॉर्डिंग ही मेरा सॉल्यूशन भी होता है। समझ रहे हो इस चीज को, कि अगर मैं अपने क्लाइंट को सॉल्यूशन दे रहा हूँ, कि अगर, क्योंकि मैं सॉल्यूशन जब दूंगा तो हर तरह का सॉल्यूशन दूंगा ना, हम हर चीज देखेंगे उसके अंदर कि अगर मेरी प्राइमरी साइट डाउन हो जाएगी तो सेकेंडरी अप होएगी, सेकेंडरी अप होएगी तो कितना टाइम लेगी, अगर इतना टाइम लेगी तो मेरा कितना डेटा लॉस होगा, ठीक। अब हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि मिली सेकेंड डेटा लॉस भी नीड आपका प्रेफर कर सकती है या अफोर्ड कर सकती है, उस केस के अंदर मेरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, करेक्ट। फिर हमें वैसा ही एक सॉल्यूशन देना होगा जिसमें हमें एसएलए देना होगा अपने क्लाइंट को कि ड्यू टू एनी डिजास्टर, इफ योर प्राइमरी साइट विल बी डाउन, योर सेकेंडरी विल बी अप इमीडिएटली एंड देयर वुड बी नो डेटा लॉस, करेक्ट। जो सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं बेसिकली, तो डिपेंड करता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो सिमिलरली ये तो एग्जाम्पल हो गया जो सुरेंद्र जी ने दिया कि हाँ ठीक है, मेरे को सेकेंडरी साइट चाहिए क्लाउड के ऊपर डीआर के लिए, ये पहला एग्जाम्पल। जो कॉमन एग्जाम्पल है, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हाइब्रिड क्लाउड के लिए, वो ये है कि सपोज करो मैं कर रहा हूँ एक वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय, ठीक, और वो वेब एप्लीकेशन है सपोज करो किसी बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस तरह के अगर सेक्टर्स में मुझे एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है और मैं क्लाउड यूज कर रहा हूँ, तो कंप्लायंस बीच में आ जाएगा आपका। कंप्लायंस क्या बोलता है कि जो कस्टमर डेटा है वो कभी भी आप क्लाउड पे नहीं रखोगे। अब ये समझ लो, क्योंकि ये लोकल रेगुलेटरी डेटा कंप्लायंस है और ये प्रोडक्शन में आता ही आता है। वो डिपेंड करता है कि किस क्लाइंट के लिए आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय कर रहे हो, उसका सेक्टर क्या है। तो अगर किसी बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं कर रहा हूँ तो उसमें कस्टमर डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। उस केस के अंदर आप अपना डीबी जो है वो क्लाउड पे नहीं रख सकते, पहली चीज। तो इसका मतलब क्या होगा, डीबी मुझे रखना है कहाँ पे, सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर। और फिजिकल डेटा सेंटर जो
वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट होता है किसके लिए, डीबी के लिए, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, होल एंड सोल आप ही रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज के लिए अपने डेटा सेंटर के अंदर। ठीक, ये शेयर्ड नहीं है, ये डेडिकेटेड सिर्फ आपके पास है, प्राइवेट है। और क्लाउड क्या होता है, वो एक क्या है, शेयर्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो उस केस के अंदर फिर आप क्या करोगे, आप अपना जो वेब इंस्टेंस है, जो फ्रंट एंड है, वो रखोगे क्लाउड के ऊपर, और डीबी रखोगे कहाँ पे, डेटा सेंटर के अंदर। और फिर आप इनेबल कर दोगे हाइब्रिड कनेक्टिविटी। तो जब वेब इंस्टेंस आप प्लेस करोगे, वो करोगे वीनेट के अंदर, उस वीनेट को एक्सटेंड करोगे कहाँ पे, डेटा सेंटर पे, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड कनेक्टिविटी। क्लियर है सिनेरियो, एग्जांपल्स क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको हम विद प्रैक्टिकल देखते हैं, क्योंकि आगे तो स्लाइड में वही दे रखा है, स्टेप्स दे रखे हैं, कैसे आपका वीनेट बनेगा, कैसे सबनेट बनेगा, कैसे आप सिक्योरिटी ग्रुप्स लगाओगे। तो वो चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बता करके पहले फिर हम स्लाइड्स को रीड करेंगे, तो वो ईजी हो जाएगा ये सारे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। ठीक, तो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ वीनेट के साथ। तो उससे पहले मैं एक सिनेरियो डिजाइन करता हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं। और मैं कंप्लीट जो है, देखो फायरवॉल की लैब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फायरवॉल दिखा दूंगा कैसे एजूर का आपका लगेगा, आपके वीनेट के अंदर कैसे प्लेस करोगे आप, और कैसे आप अपने फिल्टरिंग करोगे वो भी दिखा दूंगा आपको। फायरवॉल जो है वो एजूर सिक्योरिटी के अंदर है। तो हम बनाएंगे एक वीनेट पहले, और वीनेट का एड्रेस जो मैं दूंगा वो होगा 192.168.0.0/16। उसके बाद मेरा पहला सबनेट जो होगा उसका नाम होगा पब्लिक सबनेट। दूसरा सबनेट जो होगा उसका नाम होगा प्राइवेट सबनेट, पब्लिक एंड प्राइवेट। तीसरा सबनेट जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा फायरवॉल के लिए, जिसका नाम होगा फायरवॉल सबनेट। सेम नेम ही देना है फायरवॉल के लिए, डेडिकेटेड है ये। सो एजोर फायरवॉल सबनेट, ये नेम होगा इसका तीसरे सबनेट का। पहले सबनेट की जो रेंज होगी वो होगी 192.168.0.0/24। सेकेंड सबनेट की जो रेंज होगी वो होगी 192.168.1.0/24। एंड थर्ड सबनेट की जो रेंज होगी वो होगी 192.168.2.0/24। तीन सबनेट बनाएंगे हम लोग, 0.0/24, 1.0/24, 2.0/24। तीन VMs डिप्लॉय करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, और इसमें होगा फायरवॉल डिवाइस थर्ड सबनेट के अंदर। तो पहले तो बिना फायरवॉल के दिखाऊंगा आपको सब कुछ, कम्युनिकेशन जो अपने सिलेबस के अंदर है। उसके बाद फायरवॉल ऐड करके रूल फिल्टरिंग, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। पब्लिक DNS कैसे इंटीग्रेट करना, ये प्रोडक्ट है जो कि किसी भी ट्रेनिंग में कोई भी आपको शो नहीं करेगा कि कैसे पब्लिक DNS को इंटीग्रेट करना होता है, कोई भी नहीं दिखाएगा पब्लिक आपको लाइव। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे हमारा डोमेन जो है वो एजोर पे कनेक्ट होगा, और ऐसे मैं अपने रिक्वेस्ट को सेंड कर सकता हूँ इंटरनेट पे अपने जो ब्रांड नेम है उसके ऊपर। तो वो सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे, वन बाय वन हम करते हैं इसको। तो पोर्टल पे चल रहा हूँ, और अगर आप लोग परफॉर्म कर रहे हो तो कंफर्म कर देना, लैब परफॉर्म करोगे मेरे साथ तो वो कंफर्म कर देना। तो सबसे पहले अपने को बनानी है वीनेट। वीनेट बनाने के लिए अपने को सर्च बार में जाना है और सर्च करना है वर्चुअल नेटवर्क। तो वीनेट हम दो तरीकों से बना सकते हैं, एक तो वर्चुअल मशीन के साथ में बना सकते हैं, और एक पहले से वर्चुअल नेटवर्क बना करके फिर वर्चुअल मशीन में उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहला ऑप्शन। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो मॉड्यूल नंबर 6 में, आप 5 में इंटरसेट कनेक्टिविटी के अंदर दिखा दूंगा। तो पहला ऑप्शन वीनेट बनाएंगे पहले, फिर वर्चुअल मशीन में इसको सेलेक्ट करेंगे। सो सेलेक्ट वर्चुअल नेटवर्क, क्लिक ऑन क्रिएट। सो क्रिएट वीनेट रिसोर्स ग्रुप नया बना लेता हूँ इस मॉड्यूल के लिए, जिसका नाम होगा M4RG1, मॉड्यूल 4 रिसोर्स ग्रुप 1। ओके, वीनेट का नेम होगा वीनेट 1, कोई भी नाम दे सकते हो, मैं वीनेट 1 दे रहा हूँ। रीजन होगा इसका ईस्ट US फॉर मी। नेक्स्ट IP एड्रेस, बेसिक टैब पे इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद अपने को चलना है IP टैब के ऊपर, IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। IP एड्रेस पे आ जाओ, ये बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेड एड्रेस उठा लेगा जो अवेलेबल होगा। मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टम है।
तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 192.168.0.0/16 जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डिफाइन है कि ये नेटवर्क एड्रेस को यूज़ करता है। ठीक, फिर उसके बाद सबनेट्स टैब दिखा रहा है, तो ऐड सबनेट पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड में एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, वहाँ पे सबनेट का नेम दो। तो जैसा कि मेरे प्रोजेक्ट में डिफाइन है कि मेरा पहला सबनेट होगा पब्लिक और उसका जो रेंज होगा वो होगा 192.168.0.0/24। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वैसे इस सबनेट के अकॉर्डिंग मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने होंगे? 254, है ना? ये स्लैश जो 24 CIDR है इसके अकॉर्डिंग 254 आईपी एड्रेसेस होंगे। यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि आपको 251 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। क्यों? 5 आईपी एड्रेसेस जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। क्यों रिजर्व है वो भी बताता हूँ। एक तो आपका आईपी एड्रेस जो 0.0 वो रिजर्व होगा, जो कि नेटवर्क को डिफाइन करेगा, पहला आईपी एड्रेस। फिर दूसरा आईपी एड्रेस जो आपका लास्ट आईपी एड्रेस होगा सबनेट का, जो कि ब्रॉडकास्ट को डिफाइन करता है, ये रिजर्व होगा। तो दो आईपी एड्रेस तो ये निकल गए। फिर आपका 192.168.0.1 पहला आईपी एड्रेस, जो कि डिफॉल्ट गेटवे के लिए होता है रिजर्व। फिर दूसरा और तीसरा आईपी एड्रेस 192.168.2.0.2 एंड 0.3, ये दोनों आईपी एड्रेसेस जो हैं वो इंटरनल डीएनएस के लिए रिजर्व होते हैं। ठीक, तो टोटल 5 आईपी एड्रेसेस रिजर्व होंगे, इसमें से अपने को ये आईपी एड्रेस मिलेगा। तो इसका मतलब पहला आईपी एड्रेस जो पहले डिवाइस को मिलेगा वो होगा 192.168.0.4 इस सबनेट के अंदर। ठीक, ऐड कर देते हैं यहाँ से, ये पहला सबनेट ऐड हो गया। फिर से ऐड सबनेट पे क्लिक करते हैं, सेकंड सबनेट प्राइवेट, रेंज हो जाएगी 192.168.1.0/24। इसमें भी सेम ही थियरी है। फिर थर्ड सबनेट एज्योर फायरवॉल सबनेट, सेम नेम यूज करना है हमें, अदरवाइज फायरवॉल डिवाइस जो है वो डिप्लॉय नहीं होगी। तो अपने को यही यूज करना है, डेडिकेटेड है फायरवॉल सबनेट के लिए। सो एज्योर फायरवॉल सबनेट, और इसमें कोई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय नहीं करनी है, इसमें सिर्फ फायरवॉल डिवाइस ही डिप्लॉय होगी। सबनेट रेंज होगी 192.168.2.0, जो नेक्स्ट रेंज है। आईपी एड्रेस आपके ओवरलैप नहीं होने चाहिए, नेटवर्क एड्रेस आपका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद इन द वीनेट सबनेट्स के एड्रेस जो वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। ऐड कर दो, ये 3 सबनेट ऐड हो गए हमारे। ये आईपी एड्रेस टैब क्लियर है सबको? अगर ये क्लियर है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं और उसके बाद हम इसको क्रिएट कर देंगे। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट सिक्योरिटी पे चलते हैं। तो वीनेट को आप सिक्योर कर सकते हो। पहला ऑप्शन है बेस्ट एंड होस्ट, जो कि डिसेबल है। क्या होता है? मॉड्यूल नंबर 8 क्या होता है, अभी डिसेबल रहने दो उसको। डीडोस प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड, ये आता है एजेड सिक्योरिटी कोर्स के अंदर, एजेड 500 के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट जो एजूर के वर्चुअल नेटवर्क्स है ना, उनके ऊपर डीडोस प्रोटेक्शन इनेबल होती है बाय डिफॉल्ट। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे डिसेबल है, तो डिसेबल इसलिए है क्योंकि दो तरह की डीडोस प्रोटेक्शन होती है, एक होती है बेसिक, एक होती है स्टैंडर्ड। सो बेसिक जो होती है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, स्टैंडर्ड के अंदर आपको मिल जाती है मिटिगेशन कैपेबिलिटीज, तो आप मिटिगेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो डिसेबल है, उसके चार्ज होंगे, वो हम इनेबल नहीं कर रहे हैं यहाँ से। फिर है फायरवॉल, एज डेडिकेटेड फायरवॉल, जो कि डिसेबल है। आप इनेबल करोगे तो आपका जो फायरवॉल है वो डिप्लॉय हो जाएगा किसके अंदर, आपके सबनेट के अंदर। बट हम इसको डिप्लॉय करेंगे बाद में, तो इसको डिसेबल रहने दो। एज इट इज जा रहे हैं सिक्योरिटी टैब के ऊपर, कुछ चेंज नहीं कर रहे हम लोग। रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं यहाँ से। क्लिक ऑन क्रिएट। डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी और ये कुछ सेकंड लेता है डिप्लॉय करने के लिए। एक सेकेंड।
जो वीनेट की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जब वीनेट बन जाएगी रिफ्रेश कर लेना अपने पोर्टल को 1 से 2 बार, सो दैट जो अपडेटेड रिसोर्स डिप्लॉयमेंट है वो आपको मिले। अब एज पर सिनेरियो हमें क्या करना है, पब्लिक और प्राइवेट सबनेट के अंदर 2 वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय करनी है और हमें नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको टेस्ट करना है एज़्योर की। ठीक है, तो मैं वर्चुअल मशीन सर्च करता हूँ पहले सर्च बार से, और उसके बाद पहली वीएम डिप्लॉय करते हैं जो कि होगी पब्लिक वीएम। सो क्लिक ऑन क्रिएट, सेलेक्ट एज़्योर वर्चुअल मशीन, रिसोर्स ग्रुप होगा मेरा M4RG1 मॉड्यूल 4 रिसोर्स ग्रुप 1। वर्चुअल मशीन का नेम होगा मीनिंगफुल, पब्लिक -VM1, पब्लिक सबनेट की वर्चुअल मशीन 1। रीजन होगा ईस्ट यूएस। इमेज में ले रहा हूँ विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर। यूजर नेम होगा स्टूडेंट। वीएम का पासवर्ड जो है वो 12 कैरेक्टर का होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये मिनिमम पासवर्ड रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम 123 तक पासवर्ड हैंग कर सकते हो आप। स्क्रॉल डाउन, विंडोज वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये पब्लिक इनबाउंड पोर्ट होता है विंडोज के लिए 3389 आरडीपी के लिए एक्सेस करने के लिए। ये जो है ये आपकी फायरवॉल में ओपन होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लाइसेंस का मतलब क्या होता है, लाइसेंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइसेंस है विंडोज सर्वर का, अब जो यहाँ पे प्राइसिंग दिखा रहा है ना साइज के अंदर, ये प्राइसिंग के अंदर लाइसेंस भी इंक्लूडेड है जो आपको लाइसेंस वर्चुअल मशीन देगा, लाइसेंस ओएस देगा। ठीक, और प्राइसिंग लाइसेंस की इंक्लूड होती है इसके अंदर। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, ओईएम है ऑलरेडी विंडोज सर्वर का, तो आप उसको यूज कर सकते हो, आपको अप टू 49% डिस्काउंट मिल जाएगा एजोर से, अगर आप अपना लाइसेंस लाते हो तो। वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो बेसिक टैब कॉन्फ़िगर करने के बाद नेटवर्किंग टैब, जस्ट बिकॉज हमको नेटवर्क देखना है फिलहाल, नेटवर्क समझना है, तो नेटवर्किंग टैब पे जाएंगे वर्चुअल मशीन की। ये ऑटोमेटिकली आपका वीनेट सेलेक्ट कर लेगा उस रीजन के अंदर, उस रिसोर्स ग्रुप में जो आपने बना रखा है वीनेट 1। ठीक, उसके अंदर मेरा सबनेट दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, ये प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाऊंगा तो मेरे को तीनों सबनेट दिखा रहा है। एज़्योर फायरवॉल जो ग्रेड आउट है, ये क्यों ग्रेड आउट है, आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एज़्योर फायरवॉल सबनेट के अंदर सिर्फ फायरवॉल डिवाइस ही प्लेस होगी, वर्चुअल मशीन नहीं बन सकती। ठीक, इसलिए ग्रेड आउट है यहाँ पे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं पब्लिक सबनेट, जस्ट बिकॉज मेरा वर्चुअल मशीन का नाम भी क्या है, पब्लिक है। बाकी सब कुछ आप एज इट इज रखो। एक फायरवॉल जो है वो एसोसिएट होगी आपके वर्चुअल मशीन के साथ, उसके अंदर इनबाउंड पोर्ट 3389 जो है वो ओपन होगा, दैट इज ओके। बाकी सब कुछ एज इट इज रखो और रिव्यू और क्रिएट कर दो वर्चुअल मशीन को, क्योंकि नेटवर्किंग टैब ही कॉन्फ़िगर करने की अपने को, और वीनेट स्पेशली अपने को कॉन्फ़िगर करना था। सेकंड वीएम डिप्लॉयमेंट के अंदर हम इसको करेंगे कस्टमाइज, और मैं आपको बाकी ऑप्शंस दिखाऊंगा कि अब कस्टमाइजेशन, ये तो थोड़ा डिफॉल्ट, सब सिर्फ अपना सबनेट सेलेक्ट कर लिया, कॉरस्पॉन्डिंग जो सबनेट है वो सेलेक्ट किया और डिप्लॉय कर दी वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल मशीन जो है वो उसी सबनेट के अंदर बन जाएगी विद रिकमेंडेड सेटिंग्स। अब जब बात आएगी कस्टमाइजेशन की, तो कैसे करेंगे और कैसे बाद में हम उसको एडिट करेंगे वो दिखाना है मेरे को, सो दैट आपको एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए वीनेट की। तो ये पहली वर्चुअल मशीन जो है उसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है। मैं डुप्लीकेट टैब पे चलता हूँ अपने पोर्टल की, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, और सेकंड वीएम जो है प्राइवेट वीएम, उसकी डिप्लॉयमेंट भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो सर्च करते हैं अपने वर्चुअल मशीन डुप्लीकेट टैब से, और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड एज योर वर्चुअल मशीन। रिसोर्स ग्रुप होगा M4RG1, वर्चुअल मशीन का नाम हो जाएगा इस बार प्राइवेट VM1। रीजन ईस्ट यूएस, इमेज होगी विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर। यूजर नेम सेम ले रहा हूँ स्टूडेंट, देन पासवर्ड फॉर वर्चुअल मशीन। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट रूल को मैं कर देता हूँ नन, मैं खुद से कॉन्फ़िगर करूंगा अपने पोर्ट रूल। आप कस्टमाइज पे चल रहे हैं कि प्राइवेट वर्चुअल मशीन के लिए मैं सब कुछ कस्टमाइज मैं खुद से ही सेटअप करूंगा। तो ये पोर्ट जो है मैं मैनुअली ओपन करूंगा, तो आपको पता लगेगा कि अगर फायरवॉल में पोर्ट अगर ओपन करना है तो कैसे ओपन करना है इनबाउंड। ठीक, तो इसको मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ नेटवर्किंग टैब के ऊपर। सो नेटवर्किंग टैब के ऊपर ये वीनेट सेलेक्ट कर लेगा अपना, सबनेट जो है प्राइवेट है, दैट इज ऑल्सो ओके। पब्लिक आईपी एड्रेस मैं करता हूँ नन, मैं खुद से बनाऊंगा और खुद ही लगाऊंगा पब्लिक आईपी एड्रेस वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो दिखाऊंगा कैसे लगता है ना। तो आपको पता लगेगा कि अगर पब्लिक आईपी एड्रेस वर्चुअल मशीन पे नहीं है तो कैसे लगेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नन, फायरवॉल भी नहीं लगा रहा वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो
अब क्या है कि फायरवॉल बनाएंगे और लगाएंगे, पब्लिक आईपी एड्रेस बनाएंगे और लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कस्टमाइजेशन, रिव्यू और क्रिएट। सो प्राइवेट वर्चुअल मशीन जो है उसका भी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। पब्लिक का डिप्लॉयमेंट जो है मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, प्राइवेट का डिप्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये भी कुछ सेकंड्स लेगा डिप्लॉय होने में। तब तक मैं आपको पब्लिक वीएम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। तो जैसे ही वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो जाएगी, आपको जाना है गो टू रिसोर्स के ऊपर, वीएम के ऊपर, और ओवरव्यू टैब में आपको दिखाएगा वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक, आपको दिखा रहा है वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट किस वीनेट के अंदर है ये वीएम और किस सबनेट में है। तो वीनेट 1 के पब्लिक सबनेट में है। यहीं से स्क्रॉल डाउन करोगे तो प्राइवेट आईपी एड्रेस भी दिखा रहा होगा कि 192.168.0.4 ये जो है, और डायनेमिकली असाइन हुआ है, ये भी ध्यान रखना। ये आईपी एड्रेस अपने को असाइन हुआ है प्राइवेट इस वर्चुअल मशीन को। लेफ्ट हैंड साइड से आप जाओगे नेटवर्किंग टैब के ऊपर, वहां पे दिखाएगा नेटवर्क रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। एक फायरवॉल जो है एसोसिएटेड है आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर, जिसके अंदर दो तरह के रूल्स लगा सकते हो आप, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। इनबाउंड रूल का मतलब क्या होता है? बाहर से आपके नेटवर्क में आ रहा है, ठीक है, और आउटबाउंड जो आपके नेटवर्क से बाहर जा रहा है। करेक्ट। सो इनबाउंड का मतलब होता है इनकमिंग रिक्वेस्ट, जो कहीं से बाहर से आ रही है हमारे रिसोर्स के ऊपर, उसको बोलते हैं इनबाउंड। उस ट्रैफिक को फिल्टर करना, वो आप करोगे इनबाउंड से। और आउटबाउंड जो होता है वो आपकी वर्चुअल मशीन से कोई बाहर ट्रैफिक जा रहा हो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक, तो वो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये है हमारा क्लाउड, इसके अंदर है वर्चुअल मशीन एज्योर की, ये मेरा लैपटॉप है जो मेरे पास मेरे घर में पड़ा हुआ है, ये इंटरनेट है, इंटरनेट से ये वीएम कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? पब्लिक आईपी एड्रेस से, इस वीएम के ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस है। और इधर मेरा लैपटॉप जो है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो मैं अपने लैपटॉप से इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर लूंगा क्योंकि मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं क्या करूंगा, आरडीपी लूंगा इस वर्चुअल मशीन का। ये विंडोज वर्चुअल मशीन है, तो आरडीपी लेने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने लैपटॉप से एक रिक्वेस्ट सेंड करूंगा 3389 के ऊपर ओवर द इंटरनेट, और वो जो है वो मेरा वर्चुअल मशीन का जो निक कार्ड है वो रिसीव करेगा थ्रू पब्लिक आईपी एड्रेस। अब वर्चुअल मशीन के निक कार्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है? फायरवॉल लगी हुई है, जिसको हम बोलते हैं एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर दो तरह के रूल्स रखते हैं, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। सो इनबाउंड रूल के अंदर पोर्ट नंबर 3389 जो है वो ओपन होना चाहिए। अगर ये होगा अलाउड इनटू इनबाउंड, देन दिस रिक्वेस्ट विल बी सेंट टू माय वर्चुअल मशीन। करेक्ट। और ये जो एनएसजी होती है इसको हम बोलते हैं स्टेटफुल फायरवॉल। दो तरह की फायरवॉल होती है, स्टेटलेस और स्टेटफुल फायरवॉल। तो एनएसजी जो होती है वो होती है स्टेटफुल फायरवॉल, और ये है लेयर 4 फायरवॉल। अब मैं अगर बोल रहा हूँ लेयर 4 फायरवॉल, तो इसका क्या मतलब होगा? एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। नहीं नहीं, लेयर 4 का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर। हाँ, सो अच्छा, वो लेयर 4 का मतलब है it will filter your traffic based on the source IP address, destination IP address, source protocol, destination protocol। समझे? ये TCP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस ये ट्रैफिक फिल्टर करेगी, जिसको हम बोलते हैं 5 हैश टपल रूल। करेक्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल को यूज करते हुए ही आपका ट्रैफिक फिल्टर करेगी। और जो L7 जो होती है, लेयर 7 फायरवॉल जो होती है, वो होती है एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। वो बेस्ड ऑन द यूआरएल ट्रैफिक को फिल्टर करती है। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे पास कुछ फायरवॉल होती हैं, जो फेसबुक को हमने ब्लॉक कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया, गूगल ब्लॉक कर दिया। तो वो जो ब्लॉकिंग हम कर रहे हैं यूआरएल की, वो लेयर 7 फायरवॉल ही सपोर्ट करती है, लेयर 4 नहीं सपोर्ट करती, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टेटफुल और स्टेटलेस। क्या डिफरेंस होगा, कुछ आइडिया है किसी को? स्टेटफुल कौन सी होगी, स्टेटलेस कौन सी होगी? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं। सुरेंद्र जी? नहीं सर। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या होती है? देखो, अब हम जब भी मैं क्या करता हूँ, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, इसी को लेते हैं। जैसे मैंने अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट भेजी 3389 के ऊपर, और वो रिक्वेस्ट की मेरी वर्चुअल मशीन के फायरवॉल के ऊपर, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट। जब भी रिक्वेस्ट भेजूंगा तो ये क्या है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मेथड है। जो भी रिक्वेस्ट भेजूंगा उसके अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक टीसीपी कनेक्शन बना रहा हूँ। तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, एक टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब इसके अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा।
ठीक, तो इनबाउंड रिक्वेस्ट मैंने भेज दी, अब मेरी वर्चुअल मशीन जो है वो रिस्पॉन्स देगी मुझे। तो जो वो रिस्पॉन्स डेटा होगा, जो रिस्पॉन्स पैकेट होंगे, ट्रैफिक होगा, वो किसके थ्रू आना चाहिए आइडियली? वो फिल्टर होना चाहिए आउटबाउंड के थ्रू आइडियली, करेक्ट? फायरवॉल का काम यही है ना कि जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है, जो बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है, वो फिल्टर करेगा इनबाउंड, और जो मेरी वर्चुअल मशीन से बाहर जाएगी वो फिल्टर करेगा कौन? आउटबाउंड। यही कंसेप्ट है फायरवॉल का, हाँ जी। है ना? तो अब मेरी वर्चुअल मशीन अगर रिस्पॉन्स देती है तो, और वो रिस्पॉन्स देगी किसको? इस लैपटॉप को। वो कहाँ पे है? वो बाहर पड़ा हुआ है। तो ये डेटा, ये ट्रैफिक जो है वो किसके थ्रू जाना चाहिए? आउटबाउंड के थ्रू, ठीक। बट होता क्या है जनरली, क्योंकि फायरवॉल कौन सी? स्टेटफुल है। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या करती है? वो आउटबाउंड को यूज ही नहीं करती। वो क्या करती है, जो सेम जो टीसीपी कनेक्शन बनाया था अपने रिक्वेस्ट के लिए, वो सेम टीसीपी कनेक्शन को यूज करेगी और उसी से ही अपना रिस्पॉन्स दे देगी। तो आउटबाउंड यूज ही नहीं होगा। अब डजंट मैटर कि 3389 जो है वो आउटबाउंड के अंदर अलाउड है या ब्लॉक्ड है, कोई मैटर नहीं करता। अगर वो इनबाउंड में अलाउड है तो यूजर को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये काम होता है स्टेटफुल का। तो अगर फायरवॉल स्टेटफुल है तो वो एक ही टीसीपी कनेक्शन को यूज करेगी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए, ये याद रखना। और अगर फायरवॉल जो है स्टेटलेस है तो उस केस में क्या होगा? दोनों यूज में आएंगे, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। और आपको एक्सप्लिटली आउटबाउंड के अंदर भी एक रूल, अलाउ रूल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा यूजर को। रिक्वेस्ट तो आ जाएगी बट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा स्टेटलेस के अंदर। क्लियर है ये चीज? स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। सर क्लियर है। तो ठीक है। दोनों के वो एक एक आप यूज केस बता सकते हैं, मतलब कौन सी फायरवॉल कौन सी यूज केस में बेनिफिशियल रहती है, या फिर इनके प्रोज एंड कॉन थोड़ा सा? देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे कुछ कस्टम पोर्ट्स है जिनको हम बोलते हैं ई फैब्रल पोर्ट्स, ठीक, अगर मैं और डीप सिक्योरिटी में जाना चाहता हूं, अब इसमें तो क्या है कि रिस्पॉन्स तो मेरा जा रहा है और ऑटोमेटिकली कुछ पोर्ट यूज कर लेगा रिस्पॉन्स के लिए, फिर मुझे वायर शैट को यूज करना होगा, ठीक है, मॉनिटर करने के लिए कि कैसे मेरा रिस्पॉन्स पैकेट गया, कौन सा उसने पोर्ट पोर्ट यूज किया। क्लियर है ये चीज? तो वायर चैट मुझे यूज करना पड़ेगा उसके लिए, जहाँ पे मैं ट्रैफिक को कैप्चर करूंगा। अब मैं बोलता हूँ मुझे और डीप सिक्योरिटी चाहिए, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि यार ये कस्टम पोर्ट जो है, अज्यूम करो लाइक 50,001 या 50,002, ये कस्टम पोर्ट जो है, मेरा रिस्पॉन्स डेटा जो है इसी के थ्रू जाना चाहिए आउटबाउंड से, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, 3389 की रिक्वेस्ट के लिए। तो ठीक है। इस तरह की जब कस्टमाइजेशन आती है ना पिक्चर के अंदर, तो वहां पे आप स्टेटलेस फायरवॉल यूज करोगे, क्योंकि स्टेटफुल में हो नहीं सकता वो। Okay. ठीक है। ठीक है। तो एनएसजी है स्टेटफुल फायरवॉल, लेयर 4 फायरवॉल, जो कि आईपी के ऊपर, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट एंड प्रोटोकॉल के ऊपर पैकेट्स को फिल्टर करेगी। तो अब हम बात करते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर, चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे देखो, इनबाउंड के अंदर आईपी जो है वो अलाउड है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने जब वर्चुअल मशीन बनाई थी तो वहां पे पब्लिक इनबाउंड पोर्ट आरडीपी जो था वो ओपन था, तो ये ऐड हो गया फायरवॉल के अंदर, करेक्ट। और आउटबाउंड में कोई रूल नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ, वापस से जाता हूँ पीछे। आउटबाउंड के अंदर कोई रूल नहीं है आरडीपी के लिए, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? स्टेटफुल फायरवॉल है, एक ही टीसीपी कनेक्शन यूज करेगी ये कम्युनिकेशन के लिए। अब इसका लेते हैं आरडीपी। सो कनेक्ट पे चलते हैं, आरडीपी पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड आरडीपी फाइल। संजय सर, ओपन अगर करो RDP। हाँ। हमें ये जैसे इंटरनल आईपी जो है वो रिजर्व रखना है, फॉर एग्जांपल जैसे इसको 104 मिला था, वो मेरे को रिजर्व रखना है कि ये इसी वीएम को मिले। कई कर बार सकते अगर हैं। वीएम शटडाउन भी करती है या कुछ भी करती है, ये हटना नहीं चाहिए। मैं अगला अगला उसी पे आ रहा हूँ। बेसिकली आपको याद होगा कस्टमाइजेशन, जो सेकंड वीएम है, प्राइवेट वीएम, है ना? ओके मैं ओके। उसमें यही सब चीजें बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे कस्टमाइजेशन। अभी तुम डिफॉल्ट वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आरडीपी ले लेता हूँ अपने पब्लिक वीएम की। तो मेरी पब्लिक वर्चुअल मशीन जो है वो एक्सेसिबल है, उसका आरडीपी आ गया है।
ठीक है, तो इट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। अब अपने चलते हैं सेकंड वीएम के ऊपर, प्राइवेट वर्चुअल मशीन जो है, जो हमने कस्टमाइज बनाई थी। तो ये है सेकंड वर्चुअल मशीन, प्राइवेट वीएम, उसके ऊपर चलता हूँ। तो प्राइवेट वीएम के ओवरव्यू में आप देखो, पहले तो पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। किस सब में है ये? प्राइवेट सबनेट में है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस है 192.168.1.4 जो कि डायनेमिक है, चेंज हो जाएगा जब भी मैं वर्चुअल मशीन को स्टॉप करूंगा। अब अपने को क्या करना है? कस्टमाइजेशन। तो नेटवर्किंग टैब पे आते हैं इसी वीएम की। यहाँ पे पहली चीज तो फायरवॉल नहीं है इस वर्चुअल मशीन के एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर कोई फायरवॉल नहीं है, पहली चीज। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? फायरवॉल बनाएंगे एक, और उसको यहाँ पे एसोसिएट करेंगे। तो ये अपने को पूरा स्टेप मालूम चल जाएगा, क्योंकि देखो होता है क्या जनरली कि ट्रेनिंग्स के अंदर ना हम सिर्फ डिफॉल्ट बताते हैं कि जब भी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक फायरवॉल लग जाएगी अपने आप, जो लगा देता है। तो क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, उनको ये नहीं मालूम चलता कि अगर कस्टम फायरवॉल है मेरे पास तो मैं कैसे एसोसिएट करूंगा अपने निक कार्ड के ऊपर। मेरी खुद की फायरवॉल बनी हुई है, या पहले से ही कोई फायरवॉल बना के मैंने रखी हुई एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट के लिए, जो मुझे यूज करनी है अपनी वर्चुअल मशीन के साथ, जिसमें मैंने पहले से अपने पोर्ट कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। तो वो मैं कैसे यूज करूंगा? उसके लिए आता है कस्टमाइजेशन। तो अपने सर्च बार से पहले NSG ये सर्च करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि यही फायरवॉल है अपनी जो वीएम के साथ एसोसिएट होती है इनिशियली। NSG को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक ऑन क्रिएट। रिसोर्स ग्रुप होगा वही M4RG1। फायरवॉल का नेम हो जाएगा प्राइवेट -VM1 -NSG, कोई भी नाम दे सकते हो आप, पर मीनिंगफुल होना चाहिए, सो दैट कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। रीजन होगा ईस्ट यूएस, जहां पे आपका वीएम बनी हुई है। रिव्यू एंड क्रिएट, यहाँ पे और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी, सिर्फ बेसिक टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। रिव्यू कर लो और क्रिएट कर दो, ये फायरवॉल बन जाएगी कुछ सेकंड्स के अंदर। फायरवॉल बन गई, जैसे बन जाएगी फायरवॉल पे जाओ। पहले मैं इस फायरवॉल को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एसोसिएट करके दिखाऊंगा अपनी वीएम के साथ। इस फायरवॉल में दो रूल है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल। ठीक है, तो इनबाउंड के अंदर आपको दिखा रहा है कुछ डिफॉल्ट रूल। ठीक, अब जो एनर्जी फायरवॉल होती है ना, जब भी इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें रूल की जो है प्रायोरिटी देनी होती है, हर रूल के लिए एक प्रायोरिटी वैल्यू देनी होती है जो कि नंबर्स में डिफाइन होती है। बताता हूँ, तो जब भी हम कस्टमाइज करते हैं या हम खुद से अपना कोई रूल डिफाइन करते हैं, अलाउ या अलाउ रूल बनाते हैं तो, या डिनाई रूल बनाते हैं, तो हाँ, जो प्रायोरिटी होगी रूल की वो होगी बिटवीन 100 to 4096। ये नंबर्स हम यूज कर सकते हैं, इस नंबर के बीच में हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बताता हूँ आपको, चलते हैं पोर्टल के ऊपर। तो पोर्टल पे देखो, इनबाउंड रूल है, कुछ डिफॉल्ट रूल है जिनकी प्रायोरिटी सेट है, नंबर दिया हुआ है कुछ उनके ऊपर। और ये रूल्स होते हैं ना, ये डिफॉल्ट होते हैं, इनको हम डिलीट कर सकते हैं। जो डिलीट है वो ग्रेड आउट है सभी रूल्स के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इन एग्जिस्टिंग रूल्स को, डिफॉल्ट रूल को डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप इसको ओवरराइड कर दो। अब ओवरराइड कैसे करेंगे इसको? तो मैं क्या करूंगा, देखो पहला रूल जो है वो बोल रहा है अलाउ वीनेट इनबाउंड एनी प्रोटोकॉल एनी पोर्ट सोर्स वर्चुअल नेटवर्क डेस्टिनेशन वर्चुअल नेटवर्क एक्शन इज अलाउड। इस रूल का मतलब कौन बताएगा कि पहला रूल का मतलब क्या है? एनी पोर्ट एनी प्रोटोकॉल सोर्स वर्चुअल नेटवर्क डेस्टिनेशन वर्चुअल नेटवर्क। फिर इसका ये तो मतलब है कि ये कोई भी सेम ट्रैफिक विद इन किसी भी पोर्ट से आ रहा है, विद इन और दी कोई भी नेटवर्क अलाउ प्रोटोकॉल हो, करता है। चाहे वो TCP है या UDP है, प्रोटोकॉल से उसे कोई वो नहीं है, आएगा ट्रैफिक सीधा आ जाएगा इसमें। ठीक है, अभी जो देखो कुछ लोगों के ना माइंड में कंफ्यूजन होती है एक चीज की, मैं कभी क्लियर कर देता हूँ, वो ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। तो होता क्या है कि मैंने वीनेट बनाई, ठीक, अब हम बोल रहे थे कि अपने ऑन प्रोमाइस की जो जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन थी वैसे ही हम इसमें कर रहे हैं। तो वीनेट बनाए, उसको एक एड्रेस दिया, उसके अंदर हमने सबनेट्स बनाए, ठीक, उन सबनेट्स के अंदर हमने रिसोर्सेज प्लेस कर दिए। तो आइडली कम्युनिकेशन क्या होगा? हर सबनेट का एक अलग रेंज है, ठीक। तो ये जो रिसोर्सेज मैंने बना रखे हैं, क्या ये कम्युनिकेट करेंगे आपस में? नहीं करेंगे अभी, नहीं करेंगे ना, सबका सबनेट अलग होता है ना। आपका सबनेट अलग है, इसलिए अभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, बट राउटिंग करनी अब पड़ेगी ये इसमें।
अब यही मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं पे है। देखो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, जब हम नेटवर्किंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या मैं विंटल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, या मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहा हूँ, जहाँ पे मुझे बेसिक नेटवर्किंग पता है, CIDR पता है, सबनेटिंग पता है, और मैंने वीनेट बनाया, उसके अंदर मैंने सबनेट्स बना लिए, इतना तो मेरे को पता है कि सबनेट्स बना लिए। मैं एक चीज भूल गया, क्या? कम्युनिकेशन। वो पता लगेगा आपको इस फायरवॉल से। फायरवॉल का जो पहला रूल है ना, वो क्या कह रहा है? अगर मुझे सिक्योरिटी की नॉलेज होगी तो मैं इसको इजीली समझ जाऊंगा। ये बोल रहा है कि अलाउ वीनेट इनबाउंड, मतलब इनबाउंड जो कम्युनिकेशन है किसी भी पोर्ट के ऊपर किसी भी प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, सोर्स वर्चुअल नेटवर्क, डेस्टिनेशन वर्चुअल नेटवर्क, इट मींस विद इन द वीनेट एनी पोर्ट एनी प्रोटोकॉल इज इनेबल्ड, एनी टू एनी कम्युनिकेशन इज इनेबल्ड। इसका मतलब क्या? राउटिंग नहीं करनी अपने को, किसी भी सबनेट के अंदर कोई भी रिसोर्स होगा मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं विद इन द वीनेट। सुरेंद्र जी क्लियर है ना? हाँ जी, ओके ओके। वीनेट के अंदर कोई मैटर नहीं करता कितनी सबनेट्स हैं, मेरा वर्चुअल मशीन किस सबनेट के अंदर पड़ा हुआ है, बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन इनेबल्ड है हर पोर्ट और हर प्रोटोकॉल के लिए, इस रूल की वजह से। ठीक, पहले रूल की वजह से, ये रूल जो फायरवॉल का है इसकी वजह से, तो राउटिंग नहीं करनी अपने को, पहली चीज। अब क्या है कि अगर मैं चाहता हूं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कि मेरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आइसोलेट रहें, कम्युनिकेशन ना हो, डिफॉल्ट एज़्योर में कम्युनिकेशन होता है विद इन द वीनेट। तो अब अगर आइसोलेट करना है तो कैसे करूंगा? मैं इस रूल के अगेंस्ट एक रूल बनाऊंगा, डिनाई रूल। सेम रूल होगा, है ना? अलाउ वीनेट इनबाउंड, ये नेम होगा उस रूल का। एनी पोर्ट एनी प्रोटोकॉल सोर्स वर्चुअल नेटवर्क डेस्टिनेशन वर्चुअल नेटवर्क, सिर्फ एक्शन क्या होगा? डिनाई हो जाएगा। व्हाट इट डज मीन? इट मींस आई हैव टू रूल्स, करेक्ट? टू सेम रूल्स विद डिफरेंट एक्शंस। नाउ विच रूल विल टेक प्रेसिडेंस? कौन सा रूल अप्लाई होगा ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा, या मेरा फायरवॉल कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा रूल अब लगेगा? किसकी तो प्रायोरिटी उसके लिए क्या है? प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी कैसे यूज करेगा ये? लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। समझे? वैल्यू अभी रेंज बताई थी ना आपको मैंने कि 100 से लेके 4096 तक मैं प्रायोरिटी का नंबर दे सकता हूं। लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो अगर मैं सेम रूल बनाता हूं, 100 मेरा प्रायोरिटी वैल्यू देता हूं, और सेम रूल बनाता हूं जिसका एक्शन डिनाई होगा, तो कौन सा रूल जो है अप्लाई होगा? 100 वाला, डिनाई वाला। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? हायर एज कंपेयर टू दिस रूल। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। ठीक, तो सेकंड रूल जो है वो है अलाउ एज्योर लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर को अलाउ करें किसके लिए? एनी पोर्ट एनी प्रोटोकॉल। सोर्स क्या होगा? लोड बैलेंसर होगा। डेस्टिनेशन क्या होगा? एनी, कहीं से भी, कोई भी डेस्टिनेशन हो। एक्शन क्या है? अलाउड है। एक्सेप्ट देन फर्स्ट टू रूल्स, रेस्ट ट्रैफिक विल बी डिनाइड। बाकी सारा ट्रैफिक डिनाई है। कि मुझे RDP की रिक्वेस्ट भेजनी है तो मुझे यहाँ पे रूल होना चाहिए RDP का। मुझे HTTP पे रिक्वेस्ट भेजनी है तो HTTP इनेबल होना चाहिए। मुझे SSH के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है तो SSH इनेबल होना चाहिए। मुझे डेटाबेस पर रिक्वेस्ट भेजनी है तो डेटाबेस का पोर्ट इनेबल होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। ठीक, तो पहले दो रूल के अलावा जितने भी रूल्स हैं, वो जितना भी ट्रैफिक है वो क्या है? डिनाइड है इनबाउंड के अंदर। आउटबाउंड में चलते हैं। तो आउटबाउंड में क्या है? पहला रूल तो बोल रहा है आउटबाउंड वीनेट के लिए एनी पोर्ट एनी प्रोटोकॉल सोर्स वर्चुअल नेटवर्क डेस्टिनेशन वर्चुअल नेटवर्क अलाउड। तो इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ट्रैफिक विद इन द वीनेट अलाउड है। ठीक, पहला रूल। सेकेंड रूल है अलाउ इंटरनेट आउटबाउंड एनी पोर्ट एनी प्रोटोकॉल सोर्स एनी डेस्टिनेशन इंटरनेट एक्शन इज अलाउड। क्या मतलब है इस रूल का? आप लोगों को याद होगा हमने AD कनेक्ट के लिए एजोर की वर्चुअल मशीन बनाई थी, ठीक है? उसके अंदर हमने गूगल क्रोम जो है वो इंस्टॉल किया था डाउनलोड करके। तो वर्चुअल मशीन के अंदर से अगर मैंने इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजी, उसको क्या बोलेंगे? आउटबाउंड रिक्वेस्ट। ठीक, ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल अलाउ कर रहा है कि आपके जो रिसोर्स होंगे वो इंटरनेट के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इंटरनेट अलाउड है, आउटबाउंड इंटरनेट अलाउड है विद इन द वर्चुअल मशीन, तभी अपने को बाय डिफॉल्ट इंटरनेट मिल रहा होता है एजोर VM के अंदर। अगर कोई कंप्लायंस रूल होगा और वो ये बोलता है कि एजोर वर्चुअल मशीन के अंदर इंटरनेट नहीं चलना चाहिए, या चले तो नेट के थ्रू चले, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू चले, या थ्रू फायरवॉल चले, तो ये रूल अपने को क्या करना होगा? डिसेबल।
फिर हम क्या करेंगे, सेम रूल बनाएंगे विद डिनाई एक्शन एंड विद हायर प्रायोरिटी, करेक्ट। तो ये डिफॉल्ट रूल क्लियर है सबको? मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा दोनों रूल्स, प्रैक्टिकली इसको टेस्ट करेंगे। अभी फिलहाल थियरी क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है इसका सबको? ठीक है। तो अब ये फायरवॉल जो हमने बनाई है ये अपने को लगानी है किसके, प्राइवेट वर्चुअल मशीन के ऊपर। मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ अपनी पहली टैब से और प्राइवेट वीएम के ऊपर जाता हूँ, तो अभी इसके ऊपर कोई फायरवॉल नहीं लगी हुई, नेटवर्किंग टैब के ऊपर कोई फायरवॉल नहीं लगी हुई। अब अपने को फायरवॉल लगानी है यहाँ पे, कैसे लगाएंगे? तो आपको याद रखना है ये वर्चुअल नेटवर्क का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसका नाम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको दिखा रहा है यहाँ पे, उसका नाम दिखा रहा है private-vm 1225। जाओ अब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है नेटवर्क इंटरफेस, लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है नेटवर्क इंटरफेस। ये फायरवॉल अभी किसी इंटरफेस के साथ एसोसिएट नहीं है, तो एसोसिएट का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, क्लिक ऑन एसोसिएट और क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन, सिलेक्ट कर लो अपनी वर्चुअल मशीन। सो प्राइवेट वीएम 1225 जिसके ऊपर ये फायरवॉल लगानी है, सिलेक्ट कर लो इसको, ओके कर दो, ये फायरवॉल लग जाएगी आपकी प्राइवेट वीएम के ऊपर। नाउ बेस्ड ऑन द फायरवॉल इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल योर ट्रैफिक विल बी फिल्टर्ड, जो कि हम टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकली। अब ये फायरवॉल जो है वो एसोसिएट हो गई है अपने प्राइवेट वर्चुअल मशीन के साथ। सो जाते हैं प्राइवेट वीएम के ऊपर और मैं यहाँ से करता हूँ इस कंसोल को रिफ्रेश। तो अब आपको इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल दिखाएगा यहाँ पे। तो इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल दिखा रहा है। सबसे पहले चेक करेंगे इनबाउंड को। तो मैं जाता हूँ ओवरव्यू टैब के ऊपर, कनेक्ट पे जाता हूँ और आरडीपी डाउनलोड कर लेता हूँ इस वर्चुअल मशीन का। डाउनलोड आरडीपी, सेव, कनेक्ट करता हूँ। तो क्या मेरी वीएम कनेक्ट होगी? नहीं होगी। इसके दो रीजन है। नहीं, एक तो पोर्ट भी नहीं खुला हुआ, हाँ, दूसरा नहीं है अभी इस पे पब्लिक आईपी डिफाइन नहीं है अभी। नहीं Correct. पब्लिक तो आप है। देखो, हाँ आप देखो रिक्वेस्ट किसके ऊपर जा रही है, प्राइवेट आईपी एड्रेस के ऊपर जा रही है। प्राइवेट आईपी पे तो प्राइवेट तो वैसे भी एक्सेस नहीं हो सकता मेरे लैपटॉप से, तो पब्लिक आईपी चाहिए अपने को। तो पहले तो अपने को पब्लिक आईपी एड्रेस देना है, दूसरा अपने को पोर्ट ओपन करना है। तो वन बाय वन चेक करते हैं अपने। तो मैं जाता हूँ नेटवर्किंग टैब में अपने वर्चुअल मशीन की, और जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एसोसिएटेड है इसी के ऊपर आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमेशा। तो इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर हाइपर लिंक दिखा रहा है, क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा एनआईसी कार्ड, ये यहाँ पे ओपन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको दिखा रहा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन टैब, वो सिलेक्ट कर लो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे दिखा रहा है आईपी कॉन्फ़िग 1, प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको असाइन है। मेथड क्या है उसका? डायनेमिक। अगर इसको रिजर्व करना है, मतलब इसको स्टैटिक करना है, तो इस पर क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ नीचे ऑप्शन दिखा रहा है स्टैटिक, ठीक है जतिन। और यहाँ से जो भी आईपी एड्रेस मुझे इसको देना है, अगर मुझे 4 यूज नहीं करना है, मेरे को यहाँ पे 40 यूज करना है, मैं 40 कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो ये अब आईपी एड्रेस इसके लिए परमानेंटली रिजर्व हो जाएगा, ये स्टैटिक हो जाएगा इसके। क्लियर है? यहाँ से सर एक बार दोबारा दिखाना जरा। मैं वापस से जाता हूँ वर्चुअल मशीन के ऊपर, ठीक है। हाँ, वीएम पे आ गया, नेटवर्क वीएम पे के गए। नेटवर्किंग टैब के ऊपर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दिखा रहा है, ठीक इसको है। ओपन किया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िग 1, इसको ओपन कर लो, ये आ जाएगा। यहाँ पे स्टैटिक में जाओ, यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दो 192.168.1.4 या 40, जो भी आपको आईपी एड्रेस देना है, या 200 देना है, तो मैं 1.40 कर देता हूँ इसको। ये होगा स्टैटिक आईपी एड्रेस इसके लिए। उसके बाद ऊपर देखो पब्लिक आईपी एड्रेस, तो पब्लिक आईपी एड्रेस कोई भी एसोसिएट नहीं था मेरे वीएम के ऊपर। यहाँ पे टैब दिखा रहा है एसोसिएट, क्लिक ऑन एसोसिएट एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू पब्लिक आईपी एड्रेस। तो एक नया पब्लिक आईपी एड्रेस क्रिएट होगा। सो क्लिक ऑन क्रिएट न्यू, नेम दे दो अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को, मैं दे रहा हूँ प्राइवेट वीएम -PIP1, प्राइवेट वर्चुअल मशीन पब्लिक आईपी एड्रेस 1। SKU, अगेन SKU का मतलब होता है स्टोर कीपिंग यूनिट। Based on the SKU you will get different features. तो बेसिक SKU में आपको मिलेंगे दो तरह के असाइनमेंट्स, डायनेमिक एंड स्टैटिक। बेसिक में कोई SLA नहीं होता, ये ओपन होता है, ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। स्टैंडर्ड जो होता है वो सिक्योर होता है और SLA भी मिलता है आपको। तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लो, स्टैंडर्ड में एक ही असाइनमेंट है और वो है स्टैटिक। स्टैंडर्ड में एक ही असाइनमेंट है और वो भी स्टैटिक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पब्लिक आईपी एड्रेस आप एसोसिएट करने वाले हो।
अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर। ठीक, तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल बेसिक से और असाइनमेंट में रखता हूँ डायनेमिक। क्लिक ऑन ओके और इसको सेव कर देते हैं। जैसे आप इसको सेव करोगे ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी आपकी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी सेव। वापस से जाओ प्राइवेट VM1 के ऊपर और वहाँ पे रिफ्रेश कर लो अपना पोर्टल, आपको दिखाएगा अपडेटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आपको दिखा रहा है आपका जो प्राइवेट IP एड्रेस वो कितना है 1.40 और पब्लिक IP एड्रेस असाइन हो गया है, बट इनबाउंड पोर्ट के अंदर RDP नहीं है। तो अगर मैं गलती से RDP डाउनलोड कर भी लेता हूँ यहाँ से तो भी मेरा जो RDP है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा फायरवॉल के अंदर रूल जो है वो इनेबल नहीं है। तो मैं कनेक्ट करता हूँ, नहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि फायरवॉल में पोर्ट नंबर 3389 ये जो है ये ओपन ही नहीं है। तो इसको हम करेंगे ओपन। कैसे ओपन करेंगे? नेटवर्किंग टैब पे जाएंगे वर्चुअल मशीन की, वहां पे इनबाउंड पोर्ट रूल दिखा रहा है, ऐड इनबाउंड पोर्ट रूल पे क्लिक करेंगे। सोर्स एनी, अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे सोर्स एनी, सोर्स IP एड्रेस और सर्विस टैग, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, मैं ग्रुप्स बना सकता हूँ। और अगर मुझे मल्टीपल वर्चुअल मशीन को, जैसे मेरे पास टीयर्स हैं, तो वेब टीयर के अंदर जितनी भी वर्चुअल मशीन हो उनके लिए अगर कोई एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाना हो तो मैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप बना दूंगा, जैसे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, एप्स एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, DB एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। तो मल्टीपल VMs को अगर सेम रूल देना हो तो ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप बना दूंगा। सर्विस टैग होते हैं एज्योर के अंदर पब्लिक IP एड्रेसेस, अगर उनको मुझे अलाउ करना हो। और IP एड्रेस का मतलब होगा कि मुझे अगर मेरे लैपटॉप से जो मेरा पब्लिक IP एड्रेस चल रहा है फिलहाल, उससे अगर RDP सिर्फ अलाउ करना हो स्पेसिफिक IP एड्रेस से, तो वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सोर्स एनी, मतलब कहीं से भी रिक्वेस्ट आए। सोर्स पोर्ट रेंज एनी, डेस्टिनेशन एनी, या फिर आप एक वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हो, IP एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो। सर्विस टैग एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, फिलहाल के लिए हम रखते हैं एनी। सर्विस में क्या जाएंगे हम लोग, ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे RDP, तो सर्विस हो जाएगी RDP और ये ऑटोमेटिकली पोर्ट उठा लेगा उसका। फिर एक्शन क्या होगा, अलाउ। प्रायोरिटी कितनी होगी, बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट रेंज उठाएगा 100। पोर्ट नेम क्या होगा, रूल नेम क्या होगा, अलाउ RDP, मीनिंगफुल नेम, अलाउ RDP। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, देना चाहो दो, नहीं तो मत दो। ऐड कर दो, ये रूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे रूल ऐड होगा रिफ्रेश कर लेना वर्चुअल मशीन को, अदरवाइज थोड़ा टाइम लेता है ये अपडेट होते हुए या अप्लाई होते हुए। रूल ऐड हो गया। फिर से मैं जाता हूँ RDP के ऊपर जो मैंने डाउनलोड किया था, तो सेम जो RDP मैंने डाउनलोड किया था उसी को मैं रन करता हूँ। अब प्राइवेट VM1, और इस बार क्या होगा, मेरी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो जाएगी और मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड का पॉपअप मिल जाएगा।
आ गया, तो यूजर नेम डाल दो स्टूडेंट, देन पासवर्ड, click on continue, accept your RDP certificate, or now RDP is connected for virtual machine 2 which is my private VM. तो अब दोनों वर्चुअल मशीन्स का एक्सेस आ गया मेरे पास, प्राइवेट का भी है और पब्लिक का भी है, दोनों VM का एक्सेस है मेरे पास। अब चेक करते हैं कम्युनिकेशन, जो मैं बोल रहा था कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कम्युनिकेशन इनेबल होता है, तो वो चेक कर लेते हैं, दिखा देता हूँ आपको। तो ये तो है मेरी प्राइवेट VM और पब्लिक VM, ये रही, दोनों को अगल बगल रखते हैं। तो मैं चलता हूँ पहले पब्लिक VM के ऊपर और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले अपना IP एड्रेस चेक कर लें, तो IP कॉन्फ़िग, मेरा खुद का IP एड्रेस है 192.168.0.4, ठीक। और जो प्राइवेट वर्चुअल मशीन है, अगर आप चाहो तो उसका IP एड्रेस चेक कर सकते हो, अदरवाइज आपको याद होगा मैंने 1.40 दिया था उसका IP एड्रेस, मैं दिखा देता हूँ, फिर हम उसको कम्युनिकेशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, IP का मेरा IP एड्रेस है 192.168.1.40, तो पिंग कर लेता हूँ, पिंग स्पेस 192.168.0.4 जो कि पब्लिक वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस है, स्पेस -T। रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा? मैं एंटर प्रेस करूं उससे पहले आप लोग बताओ, रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा, इस पे तो आएगा क्योंकि उस पे आपने अलाउ किया है ना सारा ट्रैफिक ठीक, फ्रॉम। तो मैं एंटर प्रेस, हाँ एंटर करता हूँ, रिप्लाई नहीं आएगा। ओके, अब रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ पब्लिक वर्चुअल मशीन के ऊपर, यहाँ से मैं प्राइवेट को पिंग कर लेता हूँ। सो पिंग स्पेस 192.168.1.40 स्पेस -T। अब मुझे ये बताओ, देखो आप सब लोगों को नॉलेज है, प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, अब क्या होगी ट्रबल शूटिंग? मेरे को ये तो पता है कि मेरी जो NSG लगी हुई है ना, उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें तो मैंने सब कुछ अलाउ है बाय डिफॉल्ट, तो मैं डिफॉल्ट रूल यूज कर रहा हूँ। तो ऑल इनबाउंड एंड ऑल आउटबाउंड पोर्ट एंड प्रोटोकॉल्स आर अलाउड बाय डिफॉल्ट, तो वो तो सर मुझे पता है कि वहां पे मुझे कुछ, सर जो हाँ मशीन जो है इनके फायरवॉल ऑफ करने पड़ेंगे। करेक्ट। तो जो ये VMs हैं, क्योंकि मैं विंडोज सर्वर यूज कर रहा हूँ, और विंडोज यस, सर्वर के अंदर भी फायरवॉल होती है, इंटरनल फायरवॉल, ठीक, और वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, ठीक। और वो क्या कर रही है, वो आपके ICMP ट्रैफिक को ब्लॉक कर रही है। तो अब ये बताओ कि ICMP मैं फायरवॉल को ऑफ कर दूं अगर विंडोज की, तो क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी हाँ ये प्रोडक्शन के बेस्ट अंदर? प्रैक्टिस सर, ये बेस्ट प्रैक्टिस ही होती है ये। बेस्ट प्रैक्टिस होगी, हाँ ठीक है, क्यों होगी? सर, क्या है क्योंकि अगर आपकी OS की फायरवॉल अगर ऑन होती है हम्म, तो मशीन आपस में कई एप्लीकेशन जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और अगर आपको RDP भी लेना पड़े तो भी नहीं आएगा। हम्म, उसी चीज को अवॉइड करने के लिए आपने अपने पूरे नेटवर्क पे एक है जो फायरवॉल लगा रखी होती है, सारा रूट इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक मॉनिटरिंग जो भी होती है वो उसी के थ्रू होती है। करेक्ट। तो जितने भी देखो अब सर्वर्स होता है क्या, हाँ सर्वर्स और OS जो होते हैं उनके फायरवॉल जो है उनको ऑफ ही करके रखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या है कि अब ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास एक डेडिकेटेड फायरवॉल है नेटवर्क के अंदर जो फिल्टर कर रहे हैं ट्रैफिक, तो उस केस के अंदर OS फायरवॉल का काम नहीं है, ठीक है, वहां पे आप उसको कर दो डिसेबल। बट कुछ कंपनीज, कुछ जगह पे, कुछ कंप्लायंस ये कहते हैं कि फायरवॉल OS की भी इनेबल होनी चाहिए। अब आपको ट्रैफिक अलाउ कराना आना चाहिए OS के अंदर भी, ठीक है, एक्सप्लिटली आपको रूल बनाने पड़ेंगे OS फायरवॉल के अंदर भी, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस मैं इनेबल करने वाला हूँ जिससे ये मेरा कम्युनिकेशन इनेबल होगा, है ना। तो ड्यूल लेयर सिक्योरिटी हो जाती है। तो कैसे करेंगे मैं वो दिखा रहा हूँ। तो हम फायरवॉल को अब डिसेबल नहीं करेंगे, तो मैं जाता हूँ और firewall.cpl फायरवॉल ओपन कर लेता हूँ इंटरनल, और अभी मैं हूँ कौन सी वर्चुअल मशीन के ऊपर, मैं हूँ पब्लिक वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे आगे अपने फायरवॉल वाले पेज के ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है एडवांस सेटिंग।
एडवांस सेटिंग में गए, ये इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स को ओपन कर देगा, इंटरनल फायरवॉल को, ओएस की फायरवॉल को, इनबाउंड रूल एंड आउटबाउंड रूल। इनबाउंड रूल को सेलेक्ट करते हैं। अब आईसीएमपी ट्रैफिक के लिए जो रूल होता है वो होता है फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग रूल। तो बीच में क्लिक कर दो कहीं पे भी और F प्रेस कर दो कीबोर्ड से। ये पहला रूल जो है ये आईसीएमपी V4 के लिए, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग इको रिक्वेस्ट आईसीएमपी V4, ये अपने को इनबाउंड में इनेबल करना है, इसको इनेबल कर दो। नीचे वाला रूल जो है वो आईपी V6 के लिए है। सेम रूल अपने को आउटबाउंड में भी इनेबल करना है मैनुअली। ये मैं कर देता हूँ इनेबल यहाँ पे, और ये रूल भी इनेबल हो गया। तो ये मेरी पब्लिक वीएम तो होगी कॉन्फ़िगर्ड। पब्लिक वीएम के ऊपर आप देख रहे हो रिप्लाई नहीं आ रहा, बट उस पर प्राइवेट पे आ रहा होगा रिप्लाई। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि इसके ऊपर मैंने इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों अलाउ कर दिए हैं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करेगा और उस पर रिस्पॉन्स भी देगा, ठीक है। बट क्योंकि प्राइवेट वीएम के ऊपर क्या है, फायरवॉल अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुई है, तो इसलिए वो आउटबाउंड रिस्पॉन्स नहीं दे रही है इसको। तो चलते प्राइवेट के ऊपर, देखो प्राइवेट पे रिप्लाई आना शुरू हो गया है ना, क्योंकि पब्लिक जो है आउटबाउंड को रिस्पॉन्स दे रही है। तो अब इस पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और सेम रूल यहाँ पे भी इनेबल कर देते हैं। firewall.cpl, लेफ्ट हैंड साइड एडवांस सेटिंग्स, और इनबाउंड रूल, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग इको रिक्वेस्ट, इसको इनेबल कर दो। फिर आउटबाउंड रूल, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग इको रिक्वेस्ट रूल, क्लोज, फायरवॉल क्लोज डिसेबल करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये देखो अब आपका पब्लिक के ऊपर रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। कुछ सेकंड्स लेगा, ये कुछ सेकंड के अंदर रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। देखो रिप्लाई आने लग गया, ठीक है। तो पब्लिक वर्चुअल मशीन थी पब्लिक सबनेट में, प्राइवेट वर्चुअल मशीन थी प्राइवेट सबनेट में, और एज्योर जो है वो कम्युनिकेशन अलाउ कर रहा है एनी पोर्ट एनी प्रोटोकॉल के लिए। क्लियर है? तो ये हमने प्रैक्टिकली टेस्ट कर लिया, और कस्टमाइजेशन कैसे होता है वो भी हमने टेस्ट कर लिया। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हमने अपना जो एज पर आवर मॉड्यूल पीपीटी हमने कहाँ तक कर लिया, मैं दिखाता हूँ आपको। लैब कहाँ तक की हमने, सबनेट कैसे बनेगा, वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे आप बनाओगे, कैसे एसोसिएट करोगे, फिर उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनाओगे, कैसे एसोसिएट करोगे, और रूल्स उनके। ये पीपीटी में दोबारा से समझाऊंगा। लैब हमारी हो चुकी है इसके ऊपर। एज्योर फायरवॉल का हमारे पास सिर्फ इंट्रोडक्शन है सिलेबस में, कोई लैब नहीं है, डेमोस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू एज्योर फायरवॉल है। लैब जो है वो AZ 500 कोर्स के अंदर है, बट मैं आपको लैब भी दिखाऊंगा, इसीलिए हमने वो सबनेट बना रखा था, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कैसे रूल फिल्टर करते हैं डेडिकेटेड फायरवॉल से। उसके बाद आ जाएगा पब्लिक DNS टैब, और DNS के अंदर लास्ट मॉड्यूल होगा DNS अपना इसका। और ये लैब जो अपने कल करेंगे इसके DNS की, क्योंकि थोड़ी लंबी है, उसके लिए अपने को वर्चुअल मशीन्स भी प्रिपेयर करनी होंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ये जो प्राइवेट VM है इसको कर रहा हूँ डिलीट। प्राइवेट वर्चुअल मशीन को, सो प्राइवेट एंड संजय VM, और पब्लिक को मैं रखूंगा क्योंकि कल इसको यूज करूंगा मैं। तो ये मैंने दोनों वर्चुअल मशीन्स डिलीट कर दी, प्राइवेट वर्चुअल मशीन्स और संजय VM। पब्लिक VM को मैं यूज करूंगा, इसके ऊपर अपने वेब सर्वर होस्ट करेंगे, और उस वेब सर्वर को मैं देखूंगा कि ये कैसे एक ब्रांड के ऊपर एक्सेस होती है, ब्रांड के URL के ऊपर एक्सेस होती है, ठीक। कैसे आप अपनी रिक्वेस्ट को राउट करोगे थ्रू DNS, थ्रू योर DNS, ये मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूंगा, कोई भी शो नहीं करेगा आपको ट्रेनिंग के अंदर। तो आज किसी को कुछ क्वेरी है, कल अपने स्टार्ट करेंगे और ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, और अगला मॉड्यूल भी हम कल कंप्लीट कर लेंगे, मॉड्यूल नंबर 5।